जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। एसआर विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है क्लास 11th बायोलॉजी के, और अब हम दूसरे चैप्टर में आ गए हैं जिसका नाम है जैविक वर्गीकरण एवं जगत मुनेरा। मैं एक बात और बता देता हूँ कि मैं पूरे चैप्टर जो है मतलब चैप्टर 1 के जितने भी वीडियो हैं, फिर से लाइन गोल हो गया, हर वीडियो में लाइन ही गोल हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए जो चैप्टर हैं उनको मैंने पूरा अरेंज करके प्लेलिस्ट बना लिया है। आप मेरे चैनल में जाके दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर पूरा वीडियो सहित मिल जाएगा। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूरे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको मैंने कवर कर दिया है। अब हम आज की जो वीडियो है इसमें हम जैविक वर्गीकरण एवं जगत मुनेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो जैविक वर्गीकरण है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जैविक मतलब तो हो गया जितने भी जीवित प्राणी हैं, आप समझ जाइए। जैविक मतलब हो गया जीवित प्राणी, जितने भी जीवित। यहाँ पास हम लोग अजीवित प्राणी मतलब हम लोग वस्तुओं का बात नहीं करेंगे, हम निर्जीव वस्तुओं का बात नहीं करेंगे, हम जीवित वस्तुओं का बात करेंगे जिन्हें हम प्राणिक बोल देते हैं या जीवित सजीव बोल देते हैं, ठीक है, या जैविक बोल देते हैं। अब उनका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण कहने का अर्थ ये है कि उनको एक समूह में बांटेंगे। जैसे कि पौधे की श्रेणी में है, जंतु थोड़ी ना है उसमें। जंतु है तो जंतु की श्रेणी में है ना। ऐसी कवक, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सब होते हैं, ठीक है। इनका भी वर्गीकरण करना क्या है, आवश्यक है। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने शुरुआत की थी वर्गीकरण। वो वैज्ञानिक थे भैया अरस्तु। अब ये वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जो थे अरस्तु, जिन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही वर्गीकरण की शुरुआत की थी। पादप और जंतु 2 वर्गों में वर्गीकृत किया था, मतलब 2 समूह बनाए थे इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले ना वर्गीकरण जो है आवाज़ के आधार पर करने की कोशिश की थी, पर ये असफल रहे। अब क्यों असफल रहे? क्योंकि आवाज़ के आधार पर देखा जाए तो जल और थल के आधार पर जल थल वायु के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत करने की कोशिश की थी। ऐसे जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों में निवास कर सकते हैं, तो ये इसमें असफल रहे। तो इन्होंने एक धारणा दे दी अपनी, मतलब 2 श्रेणी में वर्गीकृत कर दिया। कौन कौन सी श्रेणी भैया? इनाइमा और एनाइमा। इसको आपको याद रखना है। इनाइमे में लाल रक्त कण वाले जंतु, जितने भी लाल रक्त कण वाले जो उपस्थित होते हैं उन जंतुओं को इनाइमा में रखा, ठीक है। और एनाइमा में लाल रक्त कण रहित जंतु, मतलब जिसमें लाल रक्त नहीं होती हैं, उनको एनाइमा में रखा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। मतलब इन्होंने एकदम ज़्यादा सटीक नहीं बताया था, बस उन्होंने जैसा देखा था, जैसे कि पादप और जंतु, ऐसा इन्होंने अपना धारणा दिया था। दोस्तों अरस्तु के बाद अरस्तु का ही एक जो आधार है उनको, मतलब क्या है कि अरस्तु जो थे वो 2 समूह दिए थे, पादप एवं जंतु, है कि नहीं। लेकिन इन्होंने सिस्टेमा नेचुरे नामक एक पुस्तक में इन्होंने 2 जगत में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? पादप जगत और जंतु जगत। तो आपको याद रखना है सिस्टेमा नेचुरे, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिस्टेमा नेचुरे के साथ साथ एक और दिया था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम में उन पौधों के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। पादप जगत के अंतर्गत उन्होंने ना प्रकाश संश्लेषण करने वाले जितने भी जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, उनको इसमें रखा गया। कवक और शैवाल को भी इसमें रख दिया गया। और बहुत सारे जीव थे, टेरिडोफाइट्स, आवृत्ति पौधे, ये सब पादप जगत के अंतर्गत रखा गया। जंतु जगत के अंतर्गत अप्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश संश्लेषण जो नहीं कर सकते उन जीवों को इसमें रखा गया। अकशेरुकी और कशेरुकी जंतुओं को भी इसमें रखा गया। ये जो युग्लिना है ना, युग्लिना, ये पादप और जंतु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना सकता है, मतलब स्वयंपोषी भी है, और विषमपोषी है, मतलब ये अप्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी भोजन ग्रहण कर सकता है। मतलब ये तो दोनों के गुण हो गया। तो इस युग्लिना को भी ना जंतु जगत और पादप जगत दोनों में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। मतलब पादप जगत है तो इसमें भी युग्लिना आ जाएगा, और जंतु जगत है तो इसमें भी युग्लिना आ जाएगा। अब ले गड़बड़ हो गया ना। तो इसकी कमियां को देखते हैं। कैरोलस लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण दिया था। द्विजगत वर्गीकरण की कमियां को देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों जीवों को रखा। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों को इसमें रखा। मतलब जैसे कि विषाणु हैं, जीवाणु हैं, उनको भी पादप में रख दिया गया। ये तो गलत है, सरासर नाइंसाफ़ी है दोस्तों, सरासर नाइंसाफ़ी। मतलब पादप और जंतु जो हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन विषाणु भी तो एक अलग है, कवक भी तो एक अलग है कि नहीं। अब उनको भी इसमें घुसड़ दिया गया है, तो ये गलत है ना भैया।
तो इसमें जो है पादप एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों को इसमें रख दिया गया। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक भी एक अलग चीज़ है। मतलब प्रोकैरियोटिक, देखिए मैं सीधा सीधा बता देती हूँ, इसको और अच्छे से हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखिए मैं अच्छे से आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये जो कोशिका है ना, इसमें एक केंद्रक होता है, ठीक है, एक केंद्रक होना है। अब इस केंद्रक में ना, इस केंद्रक में एक ठो परत होता है। क्या होता है? परत। किसी किस्म होता है, किसी किस्म नहीं होता है, लेकिन जिसमें होता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। मतलब यूकैरियोटिक में हम लोग आ गए, हम में होता है, हमारे कोशिका में होता है। और केंद्रक झिल्ली भी कोशिका झिल्ली भी होती है, इसमें कोशिका आवरण भी होता है, ठीक है। तो जिसमें होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो लेकिन इसमें जो है कैरोलस लिनियस जो थे पौधे एवं जंतु में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों को शामिल कर दिए थे, ठीक है। तीसरा है युग्लिना को पादप एवं जंतु दोनों में रखा गया। युग्लिना को, अब युग्लिना जो है वो दोनों का लक्षण प्रदर्शित करता है, मैंने बताया था आपको जस्ट अभी। तो दोनों का लक्षण प्रदर्शित करता है, तो इसको पादप और जंतु दोनों में रख दिया गया है। लाइकेन जो है वह शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बना है। शैवाल और कवक से मिलकर बना है, इसको पादप में रख दिया गया है। विषाणु को पादप में रख दिया गया, जबकि विषाणु एक अलग ही चीज़ है। मतलब ये सजीव के गुण भी प्रदर्शित करता है और निर्जीव के गुण भी प्रदर्शित करता है। इसको किस में रख दिया गया है? पादप में, जबकि इसका लेना देना, कोई रिश्तेदारी नहीं है इससे, तो भी इसका वर्गीकरण जो है इसमें पादप में रख दिया गया है। अब ये द्विजगत वर्गीकरण की ये कमियां थी। अब आने वाले जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में बताते हैं। द्विजगत वर्गीकरण तो हो गया, पादप और जंतु, ठीक है। फिर उसके बाद द्विजगत वर्गीकरण की जो कमियां हैं उसको देखते हुए एक वैज्ञानिक आए, अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने कितने जगत वर्गीकरण दिए? 3 जगत वर्गीकरण। कौन कौन से? पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा जगत। और फिर उसके बाद 4 जगत वर्गीकरण किसने दिए? कोपलैंड। कौन कौन से? पादप जगत, ठीक है, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत इनका मेन है, प्रोटिस्टा जगत इनका मेन है। टोटल सीबीएसई बुक में टोटल 6 जगत वर्गीकरण दिया है। हम यहाँ 5 जगत वर्गीकरण को अब देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 5 जगत वर्गीकरण में कौन कौन आ गए उसको देख लेते हैं। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? R.H. विक्टेकर। किसने दिया भैया? R.H. विक्टेकर। तो R.H. विक्टेकर ने इस 5 जगत वर्गीकरण को दिया। तो कैसे वर्गीकृत किया उन्होंने, किसके आधार पर किया, अब उसको समझते हैं। तो कैसे किया, किस प्रकार से किया होगा, उसको हम सबसे पहले एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। इस चार्ट में सबसे पहले दिया गया है सजीव, ठीक है। क्या दिया गया है? सजीव या जीवधारी। अब ये जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। हाँ ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो होता है वह एक कोशिकीय होता है और मोनेरा जगत इसमें आ जाता है। मोनेरा जगत जो जितने भी मोनेरा जगत हैं वह एक कोशिकीय के अंतर्गत आ गए, ठीक है। जैसे कि जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब यूकैरियोटिक जो है वह 2 भागों में बट गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय के अंतर्गत अगर कोई जीव यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय है, तो वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पास ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पास ध्यान से समझिए कि अगर कोई जंतु एक कोशिकीय है, सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है, और यूकैरियोटिक है, तो वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आएगा? प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम उदाहरण के लिए अमीबा को ले लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई जंतु अगर यूकैरियोटिक है और बहुकोशिकीय है, वो 2 भाग में बढ़ जाएगा, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित। मतलब कोशिका भित्ति उपस्थित होगा या तो कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होगा। अगर कोई जंतु यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है और कोशिका भित्ति नहीं है, तो उसमें वो एनिमेलिया में आ जाएगा। एनिमेलिया मतलब वो जंतु जगत के अंतर्गत आ जाएगा। किसके जगत के अंतर्गत? जंतु जगत के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि है मछली और मनुष्य। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, अगर कोई जंतु यूकैरियोटिक, मैं बार बार क्यों समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर कोई जंतु यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है और कोशिका भित्ति नहीं है, तो
मछली एवं मनुष्य आ जाएगा, जंतु जगत आ जाएगा। क्योंकि मनुष्य जो होता है वो बहुकोशिकी तो होता है, लेकिन उसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसमें केंद्रक मतलब उसके कोशिका के जो केंद्रक है उसमें जो भित्ति है वो पाया जाएगा, मतलब केंद्रक भित्ति तो पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी, लेकिन कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अब ये जो बहुकोशिकीय 2 प्रकार का है। अब अगर यूकैरियोटिक है कोई जंतु और बहुकोशिकीय है और उसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो मतलब ये 2 प्रकार का हो जाएगा। कौन कौन सा? प्रकाश संश्लेषण करने वाला और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास लक्षण देखिए, लक्षण से आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई जंतु यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति भी है और प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, तो वह पादप जगत में आ जाएगा, ठीक है। कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है, कोशिका भित्ति है ना। हमारे में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता भैया, लेकिन इनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति भी पाया जाते हैं और केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कोई अगर कोई अगर ऐसा जीव है जो यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, तो वह पादप जगत के अंतर्गत आ गया, ठीक है। देखिए विक्टेकर ने चार्ट के माध्यम से कितना अच्छे से समझाया है ना। तो देखिए अगर कोई, अब दूसरा देखते हैं, अगर कवक किसके जगत में आएगा, तो अभी उसको भी देखते हैं। देखिए यूकैरियोटिक है, ठीक है, अगर तो यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति भी पाया जाता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, तो वह फंजाई जगत मतलब कवक जगत के अंतर्गत आ जाता है, जैसे कि राइजोपस, कुकुरमुत्ता, ये सब चीज़। अब ये तो हो गया भैया। दोस्तों हमने चार्ट के माध्यम से हमने तो ये तो देख लिया कि जो जितने भी 5 जगत हैं उसको किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अब हम आधार समझेंगे कि कौन कौन से जीव को किसके किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से आधार है उसको तो देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके आधार को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है कोशिका। कोशिका जो है 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक। तो वो जीव कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है कि नहीं, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद जीव की जटिलता। जटिलता में मतलब एक कोशिकीय से मिलकर बना है, एक कोशिका ही है कि बहुकोशिकीय। जीवाणु, बैक्टीरिया, जितने भी मोनेरा जगत के हैं, प्रोटिस्टा जगत, सब एक कोशिकीय होते हैं कि नहीं। बहुकोशिकीय में हम लोग आ जाते हैं, तो उसी को और अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। पोषण विधि, स्वयं पोषी है या विषम पोषी है भैया, है स्वयं पोषी है कि विषम पोषी है, खुद से बनाता है कि दूसरे से लेता है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। जीवन शैली। जीवन शैली मतलब उत्पादक है कि उपभोक्ता है कि अपघटक है। जीवों का जातिवृत्ति संबंध है, मतलब जीवों का एक जीव से दूसरे जीव में क्या संबंध है, उनका क्या संबंध है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले कोशिका की जटिलता उसको देख लेते हैं। तो मैं बताया था चार्ट में कि कोशिका जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें नाभिकीय झिल्ली मतलब एक कोशिका होता है, उसमें एक नाभिक होता है, ठीक है ना। उस नाभिक के ऊपर एक लेयर होता है, मतलब वो एक झिल्ली से ढका होता है। एक झिल्ली होती है, उसको बांध के रखी होती है, कहीं मत जा तू यहीं रुक, ऐसे करके। तो उसको एक जगह स्थापित करने के लिए एक झिल्ली होती है। तो वो झिल्ली जो होती है इसमें नहीं होती है, और केंद्रिका भी नहीं होती है। मतलब इसी केंद्रक में ना एक छोटा सा एक केंद्रिका होता है, वो केंद्रिका भी इसमें नहीं होती है, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक मतलब नाभिका झिल्ली, केंद्रिका, ये सब दोनों जो है वो उपस्थित होती हैं। नाभिकी झिल्ली और केंद्रिका, नाभिकी झिल्ली होगी और केंद्रिका भी उपस्थित होगी। तो वो मोनेरा जगत को छोड़कर जितने भी जगत हैं उसको सबको पकड़ लो, इसमें मोनेरा बस को छोड़कर सभी पकड़ लो, इसमें सब इसमें आ गए, किसमें, यूकैरियोटिक में, ठीक है। तो इसके थोड़ा बहुत उदाहरण देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक के साइनो जीवाणु हैं, एक्टिनोसाइटिस है, और मोनेरा जगत के जितने भी जीवाणु हैं ये सब चीज़, एनाबीना जैसे एनाबीना है, और बहुत सारे जीवाणु हैं इसमें, ठीक है। तो आप 2 उदाहरण रख लीजिए, साइनो जीवाणु और एक्टिनोमाइसीट्स, एनाबीना, ऐसा। देखिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए भैया ना, अच्छा से मार लीजिए। अब शारीरिक जटिलता देखेंगे। दूसरा जो है शारीरिक जटिलता। शारीरिक जटिलता जो होता है, देखिए कोशिका जो होता है 2 प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उसको तो समझिए, है कि नहीं। अब शारीरिक जटिलता मतलब शरीर जो होता है वो किससे निर्माण होता है, कोशिका से निर्माण होता है।
तो किसी में ये एक कोशिका से बनता है तो किसी में ये बहु कोशिका से बनता है कि नहीं। तो उसको देखते हैं हम। ये जो शारीरिक जटिलता है वह जीवों में ना, सभी जीवों में 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकी होता है और बहुकोशिकी होता है। कई जीव एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और कई जीव जो होते हैं वो बहुकोशिकी से मिलकर। अब देखिए, कोशिका को अगर आपको समझना है ना, उस कोशिका चैप्टर में हम आपको पूरा समझ आएंगे कि कोशिका होता क्या है, असल में होता क्या है कोशिका, ठीक है। इसमें एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ना, वो सभी कार्य एक ही कोशिका से कर लेते हैं, मतलब प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और कई प्रकार के लक्षण होते हैं, उनको सिर्फ एक ही कोशिका से संपन्न कर लेते हैं। जैसे कि क्लाइडोमोनास है ना, और बैक्टीरिया, मतलब इसके अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वे सब इसमें आ गए, ठीक है। कई जो जीव होते हैं, बहुत सारे जंतु जो होते हैं वह बहुकोशिकी होते हैं। ये सभी कार्य अलग अलग कोशिका से संभव होता है। मतलब जैसे कि अगर अपना जो हाथ है ना, वो अलग कोशिका से मिलकर बना है, आँख है वो अलग कोशिका से मिलकर बना है, लीवर है, फेफड़ा है, यकृत, अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय, ये सब चीज़, हृदय, ये सब चीज़ अलग कोशिका से मिलकर है, इसका अलग एक तंत्र है। जैसे कि अगर प्रजनन का बात करें तो उसका एक अलग अंग है प्रजनन करने के लिए, ठीक है। श्वसन है तो उसका अलग है ना, और उत्सर्जन है तो उसका अलग है। मतलब अंग अलग अलग अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र पाए जाते हैं। मतलब एक ही कोशिका से जैसे ये लोग कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं, अलग है पूरा, उनका सिस्टम ही अलग है जीने का, ठीक है। और हमारे में अलग अलग जंतु में मतलब अलग अलग शारीरिक संरचनाएं होती हैं, एक ही कोशिका से संभव नहीं होता है, अलग अलग कोशिका से अलग अलग अंग बनते हैं, ठीक है। जैसे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। अब देखिए, जिसमें एक ही कोशिका में सभी कार्य संपन्न हो जाता है ना, मतलब प्रजनन भी एक ही कोशिका से कर लेगा, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण सब एक ही कोशिका से कर लेता है ना, उसको हम सरल जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल जीव। और जो सभी कार्य अलग अलग कोशिका से करते हैं, अलग अलग अंग से करते हैं, ठीक है ना, तो उनको जटिल जीव कहते हैं। ये आपको याद रखना है भैया, ये इम्पॉर्टेंट है। सरल जीव किसे कहते हैं पूछ देता है पेपर में, है कि नहीं, एग्जाम में पूछ देता है, सरल जीव और जटिल जीव में अंतर बताइए, या सरल जीव किसे कहते हैं, जटिल जीव किसे कहते हैं, बताइए भैया, बताइए। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा क्या है? पोषण विधि। तो पोषण विधि को देख लेते हैं दोस्तों। पोषण प्राप्त करने की विधि, तीसरा है पोषण प्राप्त करने की विधि। 5 जगत वर्गीकरण के आधार में तीसरा आधार क्या है? पोषण प्राप्त करने की विधि। मैं बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको याद हो जाए। 2 प्रकार के जो प्राणी है ना, पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी और विषमपोषी होती हैं। स्वपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना, और विषमपोषी का अर्थ होता है कि वो दूसरे ऊपर डिपेंड होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं कि वो देगा मेरे को तो मैं जीऊँगा, ऐसे टाइप से। अब विषमपोषी के अंतर्गत जंतु भी आते हैं, ठीक है। तो जंतु को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद पौधों का देखेंगे। तो जंतु का देख लेते हैं सबसे पहले। जंतु जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी और चौथा है परजीवी। शाकाहारी के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं। शुद्ध शाकाहारी पेड़ पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन ये तो डिपेंड है पेड़ पौधे के ऊपर, इसलिए ये क्या है? विषमपोषी है ना। मांसाहारी जो मांस को खाकर अपना पेट भरते हैं, है कि नहीं। और सर्वाहारी मतलब दोनों, मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं। कौन? सर्वाहारी। सर्वाहारी जैसे कि मनुष्य है, मछली है कि नहीं, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब किसमें आ गए? सर्वाहारी में आ गए। परजीवी, परजीवी मतलब ये दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, मतलब दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे कि जूं है, मच्छर है, मतलब वो खून पिएगा तभी जिएगा, ऐसा तो मतलब नहीं जिएगा, ऐसा है। पौधों में जो पोषण क्रिया होती है वह 2 प्रकार की होती है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी मैंने बता दी है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जैसे पेड़ पौधे, ये सब चीज़ है ना। लेकिन पेड़ पौधे ही विषमपोषी के अंतर्गत भी आते हैं। तो विषमपोषी इनमें 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परजीवी। परजीवी तो जंतु में भी है, दोनों में कॉमन रहेगा। परजीवी, मृतोपजीवी और कीड़भक्षी। परजीवी क्या है उसको देखते हैं। और ये जो परजीवी है वो 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। कौन कौन से? पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी, याद रखना है। ये हो सकता है आ जाए आपके एग्जाम में। परजीवी मतलब पर मतलब दूसरे ऊपर आश्रित होते हैं। कौन? परजीवी है। जैसे कि अमरबेल, अमरबेल जो होता है वह दूसरे ऊपर आश्रित होता है। दूसरे पौधों में क्या होता है? वो लपटाया रहता है, ठीक है।
तो ये पूर्ण परजीवी का अर्थ ये है कि पूर्ण रूप से आश्रित रहेगा, जीवन भर आश्रित रहेगा उसी के ऊपर। और आंशिक रूप से परजीवी वो होते हैं, तो पूर्ण रूप में परजीवी अमरबेल आएगा, ठीक है। आंशिक रूप से वो होते हैं, मतलब जो आंशिक परजीवी होते हैं ना, वो पूर्ण रूप से दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपने से भी जैसे रासायनिक क्रिया करके अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, ऐसा उनमें गुण होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं लोरेंथस, विस्कम, ये जो ऐसे पौधे होते हैं जो आंशिक रूप से दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। अब मृतोपजीवी, मृतोपजीवी मतलब ये ऐसे प्रकार, इस प्रकार के मतलब प्राणी होते हैं जो दूसरे की मतलब सड़े गले पदार्थ से उगते हैं और उनसे अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, वो मृतोपजीवी कहलाते हैं। मृतोपजीवी का एक उदाहरण है मोनोट्रॉप। मोनोट्रॉप तो घंटी जैसा सफ़ेद सफ़ेद रहता है, घंटी जैसा ऐसा लटका रहता है, तो ये होता है मृतोपजीवी, ठीक है ना। सहजीवी मतलब पार्टनरशिप, जैसे कि लाइकेन में क्या होता है कि शैवाल और कवक होता है, मतलब एक फफूंद होगा और एक शैवाल होगा, तो शैवाल जो है वो कवक के ऊपर लपटा रहता है, ठीक है। अब शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके कवक को भोजन अपना भी तो लेता है और कवक को भी देगा, ठीक है, फफूंद को भी देगा, और फफूंद जो है उसको आधार प्रदान कर देता है रहने के लिए कि तुम भैया हमारे पास रहो और तुम हमारा भोजन भी दो, हम तुम्हें आश्रय दे देंगे, हम तुम्हें रहने की जगह दे देंगे, है कि नहीं। तो ऐसे सहजीवी पार्टनरशिप बनाकर वो जीते हैं। अब कीड़भक्षी, कीड़भक्षी मतलब कीड़भक्षी उन्हें कहते हैं जो नाइट्रोजनी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कीटों को पकड़ के खाते हैं, जिससे उनमें जो नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जीवन शैली के बाद हम जाति वृत्ति संबंध पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये वीडियो मतलब कंप्लीट हो जाएगा। जीवन शैली जो है वह 3 प्रकार की होती हैं जीव जंतु पेड़ पौधे में। कौन कौन से? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपभोक्ता जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक को समझते। उत्पादक मतलब इसमें समझ में आ रहा है कि उत्पन्न करना, मतलब जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं अकार्बनिक पदार्थ से या लवक से वो क्या करते हैं, लवक मतलब होता है कि जैसे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पौधों में, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, वो भोजन उत्पन्न करता है। अदर मतलब ये जो पौधे होते हैं वो भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, किससे? सूर्य के प्रकाश से। उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो इस पौधे को, मतलब जो उत्पादक कर रहा है उस पौधों को सीधा ग्रहण करेगा या फिर अपरोक्ष रूप से ग्रहण करेगा। अपरोक्ष का अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो दिखाई देता है। तो उपभोक्ता जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, A B C। मैंने C की जगह 3 लिख दिया है चलो कोई बात नहीं, C है ना, A B C। A में मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, B द्वितीयक उपभोक्ता और C है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो वे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं इसमें? क्या आ जाते हैं? शाकाहारी जीव आ जाते हैं इसमें, ठीक है। मतलब वे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आ जाते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जैसे कि भेड़, बकरी, है ना, ये सब चीज़ हो गए शाकाहारी में। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी वाले जंतु आ जाते हैं। कौन सा हारी? मांसाहारी वाले जंतु आ जाते हैं किसके अंतर्गत? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर। मतलब ये वे जंतु होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को मतलब पेड़ पौधे, देखें पेड़ पौधों को कौन खाएगा? शाकाहारी जीव खाएंगे। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी खाएगा, ऐसे टाइप से, जैसे कि लोमड़ी, शियार, भेड़िया, ये सब चीज़, ठीक। देखिए तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी ही जीव आते हैं, मतलब ये द्वितीयक उपभोक्ता को खा लेते हैं और प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता को भी ग्रहण कर सकते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता को भी ग्रहण कर सकते हैं। मतलब जो भेड़िया और लोमड़ी, शियार ये सब बताए ना, तो उनको भी ग्रहण कर सकते हैं। कौन? शेर, चीता, है ना, बाघ, भालू, ये सब चीज़, ये जो होते हैं वो इनको भी ग्रहण कर सकते हैं, इन दोनों को, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं तृतीयक उपभोक्ता, वो द्वितीय उपभोक्ता को खा लेते हैं, ठीक है, साथ साथ वो प्रथम उपभोक्ता को भी खा लेते हैं, ठीक है। तो इसे तृतीयक उपभोक्ता, भारी हरामी। अब घटक देख लेते हैं। अब घटक के अंतर्गत ना कवकों और जीवाणुओं को रखा गया है।
अब ये कवक और जीवाणु क्या है भैया, ये लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ जीव जो है सड़ा गला जाता है, फिर उसके बाद वो खराब हो जाता है और उसे जीवाणु भक्षण कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसका क्या होता है, वो राख मिट्टी बन जाता है, एक प्रकार से खाद्य बन जाता है कि नहीं। अब जो वो खाद्य बन जाता है तो वो किस में काम आता है, पौधे में काम आता है कि नहीं, उत्पादक के लिए काम आ जाता है। तो ये जो चक्र है वह चलते रहता है निरंतर। दोस्तों, जातीय वृत्ति संबंध, विकासात्मक इतिहास को जातीय वृत्ति कहते हैं। ये जो जातीय वृत्ति है ना, उसको क्या कहते हैं, विकासात्मक इतिहास। जैसे 5 जगत वर्गीकरण में जो जीव पहले आए हैं, मतलब विकासात्मक इतिहास में सबसे पहले जो जीव आए हैं, जैसे कि जीवाणु विषाणु जो हैं वो सबसे पहले आए हैं, जैसे कि प्रोटोवायरस, अभी चर्चा करेंगे। तो ये जो 5 जगत वर्गीकरण में जो जीव पहले आए हैं उन्हें पहले रखा गया है, और जो जीव बाद में आए हैं उन्हें बाद में रखा गया है। जैसे कि मोनेरा को पहले, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद कवक, फिर उसके बाद पादप, फिर उसके बाद जंतु, ऐसा टाइप से। प्रोटोवायरस एक प्रकार का विषाणु है जो कार्बनिक विकास के क्रम में सर्वप्रथम आया था। मतलब जो विकास का जब क्रम चल रहा था ना, तो सबसे पहले प्रोटोवायरस नामक एक विषाणु आया था, जो सजीव एवं निर्जीव दोनों की कड़ी था। मतलब सजीव और निर्जीव दोनों गुण इसमें प्रदर्शित कर रहे थे। सजीव के भी गुण प्रदर्शित कर रहे थे और निर्जीव के गुण भी प्रदर्शित कर रहे थे। इसलिए विषाणु को क्या कहते हैं, सजीव और निर्जीव के संयोजक कड़ी के रूप में माना जाता है। ये आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि हाँ भैया ये चैप्टर में ये जानकारी है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं भैया। अब देखिए, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मोनेरा को लेकर आएंगे। मोनेरा के बारे में हम सारी जानकारियाँ जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उसको सबको बताएंगे, ठीक है। और इसी के साथ यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो जय श्री राम, जय जय श्री राम।